सो आज जैसे 25 फरवरी है, आज 12th बायोलॉजी HSC का बायो का पेपर था। बायो का ये जो पेपर है, मेरे हिसाब से क्या इसकी ओपिनियन है एंड कैसा पेपर आया था, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए के साथ में। सेक्शन ए जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से कंसिस्ट करता है, 10 मार्क्स यहाँ पे होल्ड कर रहा है वो। एंड यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए गए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है माइटोसिस के ऊपर एंड बोला डॉटर सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड रिपीटेडली, सच ग्रोथ इज कॉल्ड, ऑब्वियसली द बी ऑप्शन ज्योमेट्रिक ग्रोथ। फिर उसके बाद में सेकंड पे आएंगे तो अपने को ट्रांसजेनिक प्लांट कंटेन्स अ ट्रांसजीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स पूछा गया, डैश। तो यहाँ पे सी आएगा, चेलोन आइसोमरेज, जो कि वेरी यूजफुल है फ्लेवोनॉइड प्रोडक्शन के लिए। थर्ड में क्रेनियल कैपेसिटी निएंडरथल मैन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है होमोसेपियंस से, तो 1400 वुड बी द राइट आंसर। एंड उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन का आएगा सैप्रोट्रॉप्स, क्योंकि जो डेट्रिटस होता है, मतलब जो सड़ा हुआ जानवर या फिर किसी भी प्लांट का पार्ट होता है, उसको सैप्रोट्रॉप्स ही हटा सकते हैं, ओमनिवोर, ऑटोट्रॉप और कार्निवोर नहीं कर सकते। फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे तो आइडेंटिफाई दी आल्गे अमॉन्ग द फॉलोइंग पे आएंगे तो स्पिरुलिना एक अकेली आल्गे की प्रजाति है, बाकी सारे ईस्ट या फिर फंगस है। सिक्स्थ में प्लांट सोल्यूबल फूड इज ऑलवेज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ, बेसिकली पूछा आप लोगों से कि प्लांट अपने जो फूड है, जो कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। देखो ग्लूकोज खुद में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ग्लूकोज नहीं आ सकता। फ्रुक्टोज भी सिमिलर है एंड स्टार्च बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसकी वजह से एक ही वैलिड ऑप्शन बचता है जो सुक्रोज है। फिर पूछा आइडेंटिफाई द इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से बाकी सारे कट हो जाएंगे। एक अपने को पता है ऑलरेडी, जो है पार्नेथियम, जिसे हम लोग कैरेट ग्रास भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा द मैच्योर प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एट द रेट ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। अभी जो प्लाज्मा सेल्स है ये टेक्निकली आपके बी सेल्स है, एक बार वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो एंटीबॉडी फेंकने लगते हैं। तो इसमें राइट आंसर आएगा 2000, ए वाला ऑप्शन राइट है। नाइन्थ में व्हाट इज विच इज द लार्जेस्ट WBC अमंग द फॉलोइंग, सबको पता है मोनोसाइट सबसे बड़ा है, द डॉन। द 10th क्वेश्चन में आएंगे द नंबर ऑफ डेथ व्हेन द एनवायरमेंटल प्रेशर कम्स इनटू द प्ले इज कॉल्ड एज, एब्सोल्यूट आइडियल हो जाएगा, रियलाइज्ड एक्चुअल वाला है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग आएगा। लेडिक सेल क्या करता है, जो इंटरस्टिशियल सेल के नाम से फेमस है, टेस्टिस में मिलता है, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन। सेकेंड फिर डिफाइंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड उसके बाद में नेम द जीन विच इज इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द फादर टू सन। देखो बड़ा सिंपल सा बात है, फादर से हमें ऑब्वियसली वाई क्रोमोसोम मिलता है, मॉम से हमें एक्स क्रोमोसोम मिलता है, तो वाई सिर्फ और सिर्फ सन को मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी जीन्स वाई जीन्स के ऊपर होंगे, मतलब वाई क्रोमोसोम के ऊपर होंगे, तो उसे हम लोग कह देंगे वाई लिंक्ड जीन्स या फिर होलैंड्रिक जीन्स, बहुत सिंपल है ये भी। फिर फोर्थ पे आएंगे द प्रोड्यूसर रिसीव्स 5000 जूल्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 10% लॉ लगाओगे, मतलब आपको जीरोस कट करते रहने हैं जैसे जैसे प्रोसीजन होगा एनर्जी का आगे नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे, तो आपको राइट आंसर 50 आना चाहिए। डिफाइन द टर्म क्लोरोसिस के अंदर आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर आएगा द येलोइंग ऑफ द लीफ, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो एक आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में सिक्स्थ, गिव द नेम ऑफ द की फैक्टर इन DNA प्रोफाइलिंग। DNA प्रोफाइलिंग के अंदर छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, एंड इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्राइम सीन या फिर पैटर्निटी टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। STR शॉर्ट टैंडम रिपीट या फिर वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स को यूज़ कर सकते हैं। डिफाइन कंबाइंड वाटर में मैग्नीशियम जिंक जैसे जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में, उसके साथ जब वाटर चिपक जाता है या फिर उनके साथ रिएक्ट कर जाता है तो उसे कंबाइंड वाटर बोलते हैं। प्लांट ऐसे वाटर को यूज़ नहीं कर सकता। फिर एट्थ आएगा गिव द टर्म टैपेटम। टैपेटम बेसिकली नरिशमेंट के लिए ज़रूरी है, पोलन ग्रेन्स के लिए, तो ये इसका फंक्शन हो गया। सेक्शन बी में जाएंगे, इसके अंदर सबसे पहला 16 मार्क्स अपने को दिख रहा है, एंड सेक्शन बी काफ़ी इजी भी होता है एंड इसमें ज़्यादा वर्डी भी नहीं है। पूछा है गिव द फीचर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द गैस एक्सचेंज। लिटरली HSC वाले इस बार बायो में मार्क्स बांट रहे थे, क्योंकि ये जो हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैस चैप्टर है, तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला चीज़ यही है, रेस्पिरेटरी सरफेस एक मतलब ऑर्गन है या फिर एक टिश्यू है जहाँ पे से गैस एक्सचेंज होने वाली है, मतलब लेन देन होने वाली है
इंडिविजुअल और आसपास की जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में। तो उसमें तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है वो है, जैसे कि मॉइस्ट रहना चाहिए, वाटर हमेशा रहना चाहिए, सेकंड थिन रहना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा रहना चाहिए, एंड इसके साथ साथ में परमिएबल होना चाहिए गैसेस के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आपने लिखे हैं तो आप लोगों का फीचर वाला काम बन गया। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, बड़ा सिंपल है। कंप्लीट सेक्स लिंकेज मतलब ऐसे जीन्स है आपके जो बिल्कुल भी एक दूसरे के से अलग नहीं होंगे, तो वो वाले कंप्लीट सेक्स लिंकेज में आएंगे, तो यहाँ पे नो क्रॉसिंग आएगा। एंड जो इनकम्प्लीट वाले हैं उनके अंदर क्रॉसिंग के चांसेस ज़्यादा है, आपको ये मार्क करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व फाइबर विद द रेफरेंस टू दी, एक दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेट्स सी में। तो इरिटेबिलिटी मतलब यहाँ पे बेसिकली एक दूसरा वर्ड है एक्साइटेबिलिटी के लिए, कि हमारे जो नर्व्स होते हैं अगर ये किसी भी आसपास के चेंजेस को, जैसे कि हीट चेंज हो गया या फिर अगर केमिकल गिर गया आपके ऊपर, कोई भी चीज़ है, प्रेशर पड़ रहा है, तो उसको रिसीव कर सकते हैं। तो स्टिमुलस रिसीव करने की जो कैपेसिटी है एंड उसको सेंस करने की प्रॉपर्टी, उसे एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी बड़ा सिंपल है, जब ये एक बारी एक्साइट हो चुके हैं तो इस एक्साइटेड जो इम्पल्स जनरेट हुआ है इसको साइटोन से लेके पूरे के पूरे नर्व के लेंथ तक कैरी करने को, ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम वन एंड ऑफ द न्यूरॉन टू अनदर इज कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिटरली ये वाले डायग्राम की एक्सपेक्टेशन थी, जिसके अंदर आप डीएनए को ऐसे रैप करके दिखा दोगे, ऊपर से क्लिप आएगा H1 का, तो आपको न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बनाना था एंड इनकी मार्किंग करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 गिव एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन एक टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम लोग बहुत ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो माइक्रो प्रोपोगेशन में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उनमें से एक है अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक को एकदम से होल्ड करके रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो वो एक फ़ायदा है, कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। दूसरा लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ग्रोथ ज़्यादा है, एंड कमर्शियल इसके फ़ायदे बहुत अच्छे खासे हैं। तो मतलब इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप लोग देखने जाओगे माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए, स्पेसिफिकली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे खासे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नेम द ऑर्गेनिज्म एंड देयर रोल इन द कन्वर्सेशन ऑफ द रॉक इनटू द सॉइल। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन वाले पार्ट में आएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे सबसे पहला जो बंदा होता है जो रॉक को तोड़ने के लिए आता है वो ये बंदा है, लाइकन, जो बेसिकली फंगस और algae के बीच में। देन वी हैव मॉस, एंड उसके बाद में कैरी ऑन करते करते जो भी आएंगे वो सब लोगों का नाम आते जाएगा, लाइकेन, मॉस, फिर उसके बाद में टेरिडोफाइटा, फिर ब्रायोफाइट्स, ये सारे सारे नाम आपको लिखना है। तो ये बेसिकली कुछ सिक्रीशंस करते हैं जिसके वजह से रॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी एजिंग बढ़ने लग जाती है एंड वो टूट के सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो दे आर क्वाइट एसेंशियल फॉर इट। देन क्वेश्चन नंबर 9 आएगा एक्सप्लेन द वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग। बेसिकली नॉइस पॉल्यूशन आपको हमेशा ट्रिगर्ड रखता है, ठीक है, मतलब आपके जो सेंसेस है वो कुछ ज़्यादा फायर करने लग जाता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपको स्ट्रेस होगा एंड दैट स्ट्रेस कुड बी डिस्टर्बिंग ऑल दी हॉर्मोन्स एंड बाकी सारे जो आपके साइकिल्स है बॉडी के अंदर उसको, एंड दैट कुड हैव लाइक अ सीवियर प्रॉब्लम टू योर ओवरऑल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन द स्केलेटल फीचर्स ऑफ द होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बारे में जो बॉडी के अंदर डिफरेंसेस थे वो सब आपको नोट यहाँ पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में एनलिस्ट द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द इम्प्रूव्ड एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम यूजिंग द जीन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। अब जीन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने पड़ेंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं एंड हम लोग उससे क्या गोल्स अचीव करने वाले, वो था। क्वेश्चन नंबर 12 मेंशन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। अब वहाँ पे आपको वाटर पोटेंशियल, अवेलेबिलिटी, फिर टाइप ऑफ वाटर एंड सारी चीज़ों का पुल वुल सारी चीज़ों का बात लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 अल्जाइमर्स के ऊपर बात हुई है, अल्जाइमर्स कैसे होता है, प्लाक कैसे फॉर्म होगा, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बताना पड़ेगा। Question number 14 calculate the amount of ATP required by nitrogen fixers for the formation of 1000 molecule of ammonia. Name the specialized cells of the cyanobacter where the nitrogen is fixed.
अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी है, बट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है। तो आपको 14 मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14 तक है किसी 8 में से, 3 से लेके 14 तक, तो आपके पास 11 क्वेश्चन है। उसमें से आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा होपफुली आपने अच्छे से लिखा होगा एंड चेक कर लेना। सेक्शन सी फिर से बहुत सिंपल आ रहा है, इसके अंदर इन लोग ने रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया है तो प्रोबेबली आपको मतलब पता ही होगा कि काफ़ी ईजी है ये। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस विद द रेफरेंस टू ब्लीडर्स डिसीज विद द सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक। अभी जो ब्लीडर्स डिसीज़ है ऑब्वियसली हीमोफिलिक जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बात हुई है, ठीक है। अभी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस विद द रेफरेंस क्यों बोला गया है ये आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब होता है कि यार एक जनरेशन बीच में स्किप हो जा रही है। अगर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट को था, मतलब अगर नाना को था, तो मॉम को नहीं हुआ स्पेसिफिकली क्योंकि मॉम कैरियर थी, एंड उसके बाद में जब सन फिर से हुआ तो उसके अंदर हमें ब्लीडर्स डिसीज़ के असर ज़्यादा देखने मिल गए। तो आपको ये वाला दिखाना था कि फर्स्ट जनरेशन जो है नाना वाला उसके अंदर उनको प्रॉब्लम था, एंड डायरेक्टली उसके बाद में उनका जो ग्रैंड सन है उसको एक प्रॉब्लम आई है, तो उसको आपको कैरेक्टरिस्टिक में देना था। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है, एक समर स्लीप है एक विंटर स्लीप है वो बताना था। फिर बिहेवियरल एडाप्टेशन क्या करेगा एक डेजर्ट एनिमल, कैसे अपने बिहेवियर्स को चेंज करेगा, कब हंट करने के लिए निकलेगा, फूड सोर्स कब गैदर करेगा, एंड कैसे अपने आप को अडेप्ट करेगा उस कंडीशन में वो बताना था। फिर डिफाइन में सिफिनोगैमी, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब ये क्वेश्चन है आप लोगों के स्टार्टिंग में प्लांट बॉटनी वाले पार्ट के, बट ये क्वेश्चन भी बड़े एक्सपेक्टेड ही थे, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन पे आ चुका है। ट्रांसपीरेशन जैसे हम लोग जानते ही है होता है लॉस ऑफ वाटर। एक्सप्लेन द स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म विद द रेफरेंस टू द स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थियरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने। टेक्निकली इन लोग वहाँ पे गार्ड सेल के ऊपर बात कर रहे हैं कि गार्ड सेल जब ये स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन वाली बात होगी तो कैसे गार्ड सेल्स जब इन्फ्लेट हो जाते हैं एंड कैसे वो डिफ्लेट होंगे, मतलब वो टर्जिड और जो फ्लैसिड वाला बात है उसके वजह से क्लोजिंग एंड ओपनिंग के ऊपर आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 20 में एनलिस्ट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड अगर आप लोग जानते हो तो आपको पता होगा कि वो जो एडिनोसिन गुआनिसिन फिर जो भी ATGC है उनके बारे में आपको पूछा गया, आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, वो एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 21 में ए मेंशन द नेम ऑफ द जर्म लेयर फ्रॉम विच द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड द पैंक्रियाज आर डेवलप्ड। अब यहाँ पे जर्म लेयर्स के ऊपर बात हो रही है, एड्रेनल कॉर्टेक्स और पैंक्रियाज किससे बना है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको डेवलपमेंट में मिलेगा क्योंकि ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आ जाता है, ठीक है, इन एनिमल्स वाले में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अल्फा एंड बीटा डेल्टा अल्फा डेल्टा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहांस। कौन सा हॉर्मोन्स बनाते हैं, बड़ा ऑब्वियस है, अल्फा ग्लूकागॉन, एल डेल्टा साथ में बना देता है सोमैटोस्टैटिन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन द एडिक्शन, गिव द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द कोकेन एंड कैनाबिनॉइड्स। अब ये दोनों आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, एंड दैट्स ऑल दे आर एक्सपेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 23 में इनफर्टिलिटी के ऊपर पूछा गया है, अगर एक कपल एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अनप्रोटेक्टेड कर रहा है लाइक कॉपुलेशन एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू हैव अ बेबीज इनफर्टिलिटी, एंड यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जिफ्ट और गिफ्ट, दोनों ही काफ़ी इजी है। जाइगोट इन विट्रो फैलोपियन ट्रांसफ़र एंड गैमेट इन विट्रो फैलोपियन ट्रांसफ़र, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोगों ने इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर दिया तो ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका मार्क्स दे के चला जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 के पास आते हैं, फिर से बहुत इजी है। यूरी एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया है कि इन्होंने कैसे प्रूव किया था, एंड ये भी काफ़ी हद तक मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 में दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज़ द ग्रैंड पीरियड ऑफ द ग्रोथ, एंड क्वेश्चन बी, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द ग्रोथ प्रमोटर्स, मतलब आपके ग्रोथ को कौन सी चीज़ें प्रमोट कर रही हैं एंड ग्रोथ को इनिबिट कौन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 बायो फर्टिलाइज़र पे आ रहा है, मतलब एक ऑर्गेनिक तरीका
फर्टिलाइज़र कैसे बनाओगे, बैक्टीरियाज कैसे हेल्प करेंगे, एंड माइक्रोब्स को यूज़ कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर बात करना है। ड्रॉ एंड लेबल द टीएस ऑफ द रूट नोड्यूल्स के ऊपर बोला है। ट्रांसफर सेक्शन एक्सपेक्टेड है रूट नोड्यूल का, वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एंड आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे सब हो रहा है। देन मेरा सबसे फेवरेट पार्ट आता है, जिसको बेसिकली अगर आप स्किप कर रहे हो तो यार आपने मार्क्स फ्री में गवा दिए। ये 12 मार्क्स होल्ड कर रहा है एंड यहाँ पे आपसे 3 एक्सपेक्टेड है कि आप इनके आंसर्स दो। टोटल आपके पास 5 ऑप्शंस है। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। बहुत इजी क्वेश्चन आ चुका है। स्पर्म का डायग्राम बनाना है आपको, एक्रोसोम, फिर उसका जो न्यूक्लियर पार्ट है, देन 2 सेंट्रियोल्स, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन कॉइल्ड वाला पार्ट है एंड उसके नीचे टेल। तो सारी चीज़ों को डायग्राम कर दो एंड आपको डिस्क्राइब भी करना है साथ में कि सबके फंक्शंस क्या होता है। एक्रोसोम कैसे पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा, देन उसके बाद में सेंट्रियोल एक कैसे हम लोगों को देना पड़ेगा ओवम को टू कंप्लीट इट्स मेच्योरेशन, एंड उसके वजह से जर्माइनल वेसिकल डेवलप करेगा, वो सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ अ कार्डियक साइकिल पूछा गया है। मतलब आपका ये जो दिल है वो कौन से फेजेस में से जा रहा है एंड उसकी साइकिल में कौन से स्टेप्स है वो आपको बताना है। साथ में पूछा है ड्रॉ नॉर्मल ईसीजी। इसके अंदर PQRS कॉम्प्लेक्स, पी वेव, टी वेव के ऊपर पूछा गया है, तो ये सब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो भाई बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया है लोगों ने, ठीक है। तो अट्रियल सिस्टोल या फिर कौन सा सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वो आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 29, राइट द नेम ऑफ द डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू हाइपो एंड द हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स। अगर कम या फिर ज़्यादा हो रहा है एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन, तो उसके वजह से क्या होगा। अब कॉर्टिकॉइड्स में कौन कौन आते हैं, मेजरली अल्डोस्टेरॉन है, फिर उसके बाद में कॉर्टिसोल है, एंड उसके बाद में थर्ड है जो सेक्स हार्मोन प्रीकर्सर्स में आता है। मेंशन एनी 3 सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर। आपको पहले तो बताना पड़ेगा कि कौन सा डिसऑर्डर है एंड एक्सपेक्टेड है कि भाई उसके 3 सिम्टम्स क्या क्या देखने मिलेंगे। ओके, तो ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट डू ट्राई टू डू इट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन न्यूक्लियर एंड हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म विद द सूटेबल एग्जाम्पल। फिर से हम लोग प्लांट वाले, बॉटनी वाले पार्ट में जा चुके हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। एंडोस्पर्म का हेलोबियल टाइप क्या होता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा एंड उसको एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट इज़ द जर्म लाइन जीन थेरेपी, वाई इज़ इट नॉट एंकरेज्ड। जर्म लाइन जीन थेरेपी, तो भाई ये आपको पता है जर्म लाइन जीन थेरेपी का मतलब आप प्रॉपरली अपने आप को करेक्ट करवा ले रहे हो, मतलब आपका पूरा लीनिएज ही चेंज हो जाएगा। आप लोग एक बेबी के बर्थ के बाद नहीं चेंज करवा रहे हो, उसके पहले ही चेंजेस हो रहे हैं। वाई इज़ इट नॉट एनकरेज, बिकॉज इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड कुड बी लाइक, तो अभी भी इसके अंदर थोड़े बहुत एफिशिएंसी वाले इश्यूज हैं, तो वो सब चीज़ है। बी, एक्सप्लेन द सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, मेंशन एनी 2 अक्वायर्ड डिसऑर्डर फॉर विच इट इज़ यूज्ड। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, अभी एक सोमैटिक सेल मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स है, उनको आप हार्बर करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेम सेल्स होंगे। उनके अंदर जो भी अगर आप जीन्स को चेंजेस करने वाले हो, नॉकआउट करने वाले हो, नॉक इन करने वाले हो, चेंजेस करोगे एंड फिर से उन्हें आप अपने बॉडी के अंदर डाल दोगे। अब ये ऑब्वियस है, ये आपको बहुत सारी बीमारियों से ठीक कर सकता है, बट जो भी चीज़ है, मतलब क्वेश्चंस ओवरऑल राउंड अप किया जाए तो यार मेरे हिसाब से ये पेपर बहुत इजी था जो बायोलॉजी का आज क्वेश्चन पूछा गया है। होपफुली आप लोगों को करीबन 70 में से 60 प्लस मार्क्स मिले, एंड दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक इट, एंड आप लोगों का बाकी के एग्ज़ाम्स भी अच्छे से दो। अब इसके बाद में MST CET की भी प्रिपरेशन होने वाली है, सो डोंट स्ट्रेस, डू वेल विथ योर एग्जाम्स एंड जस्ट चिलैक्स, यू विल डू गुड।